हेलो फ्रेंड्स, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरका शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ लिमिटेशन एक्ट। जी हाँ, जो हमारी माइनर की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे लिमिटेशन एक्ट पे। लिमिटेशन एक्ट कब का है? 1963 का हमारा एक्ट है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो हमारा लिमिटेशन एक्ट होता है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशन हो सकता है, टीपी से कनेक्ट हो सकता है, ये ईजमेंट से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। बेसिकली जो लिमिटेशन वाले पीरियड्स की बात की जाती है वो सिविल मामलों में की जाती है, यानी कि दीवानी मामलों के संबंध में इनको लागू किया जाता है। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इसमें देखा जाए तो सेक्शन है 32 और आर्टिकल है 136। जी हाँ, आर्टिकल आर्टिकल ही वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले आर्टिकल्स नहीं है। हमें पीछे एक शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल्स में आर्टिकल्स दे रखे हैं। टोटल कितने आर्टिकल्स दे रखे हैं? 136 आर्टिकल्स दे रखे हैं। इन आर्टिकल्स में हमको क्या बता रखा है? इनमें बेसिकली ये बता रखा है कि भाई किस तरीके के वाद होंगे, किस तरह के वाद होंगे, कितने समय के अंदर वाद दायर किया जाएगा और इनके वाद का चलना प्रारंभ कब होगा, मतलब वो वाद कब से स्टार्ट होगा। तो ये जो बात है ये हमको पीछे जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनमें बता रखी है। ठीक है, तो एक आर्टिकल तो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और एक आर्टिकल हम देखते हैं हमारे लिमिटेशन एक्ट में। ये दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि भाई इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर कब हुए थे। 5 अक्टूबर 1963 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी और 1 जनवरी 1964 से इसको लागू किया गया था। अब जब हम इसके चैप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे चैप्टर्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं पार्ट्स। ये देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं टोटल पार्ट 5 दे रखे हैं। जब हम एविडेंस देखते हैं तो एविडेंस में भी हमको पार्ट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी हमको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है इसमें पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट बात करता है प्रारंभिक की, यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट की, जो सेक्शन 1 और 2 कवर करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा। लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है, कौन कर रहा है? सेक्शन 3 से लेके 11 तक बात कर रहा है। फिर आता है परिसीमा काल की संगणना पार्ट 3 में, कि भाई कैसे काउंट किया जाएगा इनके परिसीमा काल को। तो वो बताता है हमें पार्ट 3 सेक्शन 12 से लेके 24 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 बात करता है कब्जे के द्वारा स्वामित्व का अर्जन, 25 से लेके 27। फिर लास्ट में आता है मिसक्लेनियस प्रोविजंस पार्ट 5, जो कि जहां कहीं पे भी कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी, वो आ जाएगा मिसक्लेनियस प्रोविजंस में, सेक्शन 28 से लेके 32 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कुछ, तो वो बता रहे हैं हमको कि भाई परिसीमा विधि जो होती है वो होती है प्रोसीजर लॉ, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि, और एविडेंस लॉ की तरह ये होती है लेक्स फूरी। ठीक है, और इसके जो आदेश होते हैं ये क्या होते हैं? आदेशात्मक प्रावधान है कि भाई इस समय में इतना करना ही होगा। जैसे 3 वर्ष की कालावधि दे रखी है, 3 वर्ष का समय दे रखा है, तो आपको उसके अंदर वाद दायर ही करना पड़ेगा। ये बात करता है लिमिटेशन एक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमको बताता है कि जहां अधिनियम में कोई परिसीमा दे रखी है, मान लो किसी अन्य एक्ट में कोई लिमिटेशन दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिटेशन चलेगा, उसमें फिर हमारा वाला लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उस अधिनियम की परिसीमा लागू होगी, ना कि इस अधिनियम की। ठीक है, जैसे आप कई बार देखते हैं ना कि भाई अपील 90 दिन में की जाएगी, ठीक है, 60 दिन में, 30 दिन में, 15 दिन में आवेदन किया जाएगा। तो वहां पे किसी स्पेशल एक्ट में दे रखा है कि भाई स्पेसिफिक टाइम है, आप इतने में करोगे, तो वहां पे उस एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे, वो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस को लागू नहीं करेंगे वहां पे। ठीक है, अब परिसीमा काल क्या होता है? एक निश्चित समय बताता है जिसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को वाद लाना होता है, कोई विधिक कार्यवाही करनी होती है। भाई 3 साल दे रखा है, उदाहरण लीजिए, ये 3 साल दे रखा है, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी विधिक कार्यवाही करनी पड़ेगी, वाद दायर करना पड़ेगा। ये बात बोल रहा है कि परिसीमा विधि जो होती है वो इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि भाई मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। आप देख रहे हैं कोर्ट्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा मामले इकट्ठे हो जाते हैं, जज को क्या करना होता है, फिर वो रेगुलर डेट देते रहते हैं, मामले का सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता। आप देखते हैं कोई व्यक्ति कोर्ट में जाने से बचता है, क्यों बचता है? कि भाई एक बार अगर हम कोर्ट में घुस गए ना, तो फिर हम बाहर नहीं निकल सकते कई सालों की। तो उस चक्कर में बोल रहा है कि परिसीमा विधि इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि भाई मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। तो अगर हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में इसके पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो परिसीमा विधि होती है यानी लिमिटेशन एक्ट होता है, वो केवल दीवानी मामलों पे लागू होता है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुकदमेबाजी का अंत करने के लिए होता है, लोक नीति पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट समय दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, अपना वाद दायर करना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। अब हम इसके आगे वाले पॉइंट्स पे चलेंगे। अब जब हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन जिन के पास लिमिटेशन एक्ट नहीं है वो पहले अपना लिमिटेशन एक्ट लेके आ जाइए, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट आता है यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट। प्रिलिमिनरी पार्ट यानी कि सेक्शन 1 से लेके 2 तक। सबसे पहला सेक्शन जो आता है, जो अन्य एक्ट में होता है, मतलब अदर एक्ट्स में होता है, वैसा का वैसा ही यहाँ पे है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। क्या होता है इसका मतलब कि इस अधिनियम का नाम होगा परिसीमा अधिनियम 1963 यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963। कहाँ पर लागू होगा, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। कब से लागू है संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर लागू है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से इसको संपूर्ण भारत के ऊपर लागू किया गया है। इसके बाद आता है 1 जनवरी 1964 से ये प्रवर्त है, 1964 से ये प्रवर्त है, और 5 अक्टूबर 1963 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। ये तो सेक्शन फर्स्ट की बात हो गई। फिर इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 2 यानी कि हमारी परिभाषाएं। तो सबसे पहले जो इसमें परिभाषा आती है वो आती है आवेदक की परिभाषा। लेकिन हमको आवेदक की परिभाषा को देखने से पहले देखना पड़ेगा सेक्शन 29। जी हाँ, बोले मैम आप इतने पीछे सेक्शन पे जा रहे हो, अभी तो हमने पहला ही सेक्शन स्टार्ट किया है। बिल्कुल हम सेक्शन 29 पे जाएंगे क्योंकि उसको हमको सेक्शन 1 के साथ पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 1 के साथ इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ये प्रोविजंस दे रखे हैं कि भाई लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस कहाँ पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस से रिलेटेड अन्य जो प्रावधान है वो वहां पे दे रखे हैं। तो जो व्यावृत्ति वाला पॉइंट आता है सेक्शन 29 के अंतर्गत, वो हमको बोलता है कि इस अधिनियम की बात आईपीसी 1872 की धारा, आईपीसी नहीं है यहाँ पे, आईपीसी नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो इस अधिनियम की जो बात होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो धारा है सेक्शन 25 है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। सेक्शन 25 किससे रिलेटेड है, बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा होगा, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। फिर जो आता है विशेष विधि, स्थानीय विधि में जो परिसीमा काल दे रखा हो तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये बोल रहा है हमको। अब हमको देखना पड़ेगा भाई सेक्शन 3 बोल रहा है तो आखिर सेक्शन 3 क्या होता है। सेक्शन 3 होता है बार ऑफ लिमिटेशन यानी कि परिसीमा के द्वारा वर्जन। अभी जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बारे में। तो ये बात बोल रहा है कि जहाँ पे स्पेशल लॉ दे रखा है, लोकल लॉ दे रखा है, तो वहां पे अगर कोई लिमिटेशन दे रखी है तो वहां पे जो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 के जो प्रोविजंस है उनको अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आता है विवाह और विवाह विच्छेद के मामले में जो बात होती है उन पर ये कार्यवाही लागू नहीं होगी। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड बात कर रहा है। फिर उसके बाद आता है ईजमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं, जहाँ सुखाचार अधिनियम यानी कि ईजमेंट एक्ट लागू है, वहां पर सेक्शन 25, 26 और सेक्शन 2 में जो सुखाचार यानी कि ईजमेंट के प्रोविजंस दे रखे हैं लागू नहीं होंगे। निष्पादक या प्रशासक या अन्य के रूप में कार्य किया जाता है तब भी ये लागू नहीं होंगे। ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन 29। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2 की। जब हम सेक्शन 2 पे आते हैं तो सबसे पहले आता है ए से एप्लीकेंट। ए से एप्लीकेंट क्या होता है, एप्लीकेंट आवेदक होता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, अर्जीदार होता है यानी कि पिटिशनर होता है, और वह व्यक्ति होता है जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक यानी कि एप्लीकेंट जो होता है अपना आवेदन करने का अधिकार रखता है, और वह व्यक्ति होता है जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक के द्वारा किया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे आवेदक की। अब हम आगे बात करते हैं। अब आता है आवेदन। बी से हो गई एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है कि भाई आवेदन के अंतर्गत आती है एक अर्जी। क्या आती है, अर्जी आती है। अर्जी क्या होती है, अर्जी होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, अर्जी के अंदर यानी कि आवेदन होता है रिक्वेस्ट। फिर आता है सी से आता है विनिमय पत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बात करता है, इसके अंतर्गत आते हैं हुंडी और चेक। ठीक है, हुंडी और चेक आते हैं, किस लिए आते हैं, मनी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं ना अपन, जो सम व्यवहार किए जाते हैं कुछ खरीदने करने के संबंध में, तो उसमें आती है हुंडी और चेक, उसकी बात कर रहा है। फिर डी से आता है बंध पत्र। क्या आता है, बंध पत्र। क्या होता है बंध पत्र, बंध पत्र होते हैं बॉन्ड। डी से बॉन्ड।
आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फिर क्या होती है, बंधपत्र एक ऐसे लिखित होती है, एक ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य को धन देने के लिए अपने कोई शर्त के बाध्यता के अधीन कर लेता है, मतलब बाउंड कर लेता है खुद को कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या नहीं किया जाए तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। ये बात कौन कर रहा है, ये बात कर रहा है 2D यानी कि बंधपत्र बॉन्ड के प्रोविजंस के बारे में। फिर आता है ई से प्रतिवादी। प्रतिवादी कौन होता है, प्रतिवादी होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की बात कर रहा है तो वह व्यक्ति जिसके माध्यम से प्रतिवादी ये दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। ये तो हो गई इसकी यहाँ पे डेफिनेशन। अब जो एफ से पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है सुखाचार यानी कि ईजमेंट। ईजमेंट के प्रोविजंस हमको दे रखे हैं, सेक्शन 25 और 26 में भी दे रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 25 और 26 हमको कहाँ पे दे रखा है, पीछे हमारे एक पार्ट दे रखा है। कौन सा पार्ट है, पार्ट है 4। पार्ट 4 के अंतर्गत हमको सेक्शन 25 एंड 26 दे रखे हैं। वहां पे दे रखे हैं सुखाचार से रिलेटेड प्रोविजंस। तो सुखाचार क्या होता है, संविदा से उद्भत ना होने वाला ऐसा अधिकार। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता इसका, किससे होता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को, किसी अन्य की जो भूमि वगैरह होती है उससे कोई भाग लगा हुआ हो या कोई चीज उगी हुई हो, उस पर अस्तित्ववान किसी चीज को हटाने, अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर सुखाचार में कि भाई कोई और व्यक्ति बोलता है कि भाई इसको मेरे को लेने का अधिकार है, ये मकान है, इसको ये पड़ोसी बोलता है भाई ये इसको सबसे पहले मुझे खरीदने का अधिकार है, ये होता है सुखाचार। ठीक है, तो संविदा नहीं हुई, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। इसके में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है किसी जो दूसरे की भूमि होती है उससे संलग्न होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है या आसपास होती है, तो वो बोलता है भाई पहले मुझे खरीदने का अधिकार है इसको। ठीक है, उसके अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है, ये बात बोल रहा है। अब 2G से आता है विदेश। विदेश से क्या होता है, भारत नहीं होता, भारत से अलग कोई देश होता है। ठीक है, फिर आता है H से आता है सद्भाव। सद्भाव क्या होता है, गुड फेथ। गुड फेथ हमने आईपीसी में भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ते हैं हम आईपीसी में, आईपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन 52 के अंतर्गत 52 सद्भावना पूर्वक यानी 52 गुड फेथ। ठीक है, तो ये बात कर रहा है सद्भाव। सद्भाव यहाँ पे दे रखा है 2H के अंतर्गत सम्यक सतर्कता, ध्यान से की गई बात सद्भावना पूर्वक की जाती है। मतलब पूरी सावधानी बरती गई थी उस काम को करने में और फिर भी वो काम गलत हो गया तो वो होता है भाई सद्भावना पूर्वक। अगर गलती से करा तो वो उपेक्षा में चल जाएगा। ठीक है, गलती हो गई पर आपने पूरी ध्यान रखते हुए कोई बात करी है तो वो सद्भावना पूर्वक में आ जाती है। अब आता है वादी। वादी कौन होता है, जिसके माध्यम से वादी का वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है। वह व्यक्ति जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। अब आता है जे से आता है परिसीमा काल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि भाई लिमिटेशन पीरियड होता क्या है आखिर। तो जो किसी वाद में, अपील में, आवेदन में, ठीक है, सूट में, अपील में और एप्लीकेशन के अंतर्गत अनुसूची में दिया गया। कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं, पीछे हमको एक शेड्यूल दी रखी है जिसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं। वहां पे हमको बता रखा है कि भाई परिसीमा काल क्या होगा, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 1 वर्ष, ऐसे करके अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं, उनकी बात कर रहा है। फिर इसमें इसके साथ साथ आता है एक विहित काल। विहित काल क्या होता है, जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल से है। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको 2J। अब 2K आता है। 2K बोलता है वचन पत्र के बारे में। वचन पत्र क्या होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। इसमें एक ऐसी लिखित आती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके द्वारा उसका रचयिता, जिसने मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, किसी अन्य को, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति होता है, उसको धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है निश्चित समय पर देने के लिए आत्यंतिकता वचनबद्ध होता है। आत्यंतिकता वचनबद्ध क्या होता है, यानी कि होता है एब्सोल्युटली टू पे, मतलब उसको पे करना होगा, उसके लिए वो वचनबद्ध होता है। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है वचन पत्र। अब आता है 2L। एल क्या बोलता है, वाद। वाद में क्या शामिल होते हैं, अपील और आवेदन। क्या यहाँ पे अपील, यहाँ पे आती है अपील और आवेदन, ये दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है वाद में कौन कौन शामिल होगा, वाद में होगी अपील और आवेदन शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रही थी मैं कि भाई क्या यहाँ पे अपील शामिल है, जी नहीं, यहाँ पे अपील शामिल नहीं है। वाद होता है सूट, सूट में शामिल नहीं होती अपील और आवेदन, यानी कि अपील एंड एप्लीकेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती।
अब आता है एम से आता है अपकृत्य। अपकृत्य क्या होता है? टॉर्ट। टॉर्ट एक ऐसा सिविल दोष होता है जो क्या होता है, केवल संविदा भंग या न्यास भंग से शुरू होता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उसके बाद शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं होना चाहिए और न्यास भंग यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्टी कौन होता है। ट्रस्टी आता है एक ऐसा बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के बाद कब्जे में रहने वाला बंधकदार हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है, ये बोल रहा है। कौन होता है न्यासी? भाई जो किसी और की संपत्ति को धारण करता है। ऐसा हम जानते हैं कि भाई ये ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम की संपत्ति को सी के लिए धारण करके रखता है, ये होता है हमारा न्यासी। ये हमारा डेफिनेशन क्लोज खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 किसके संबंध में है? वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? कवर कर रहा है 3 to 11, 3 से 11 तक के प्रोविजंस को कवर कर रहा है। तो जब हम सबसे पहले सेक्शन 3 को बोलते हैं तो सेक्शन 3 बोलता है कि भाई परिसीमा के द्वारा वर्जन, बार ऑफ लिमिटेशन। क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कहता है कि जो 4 से 24 तक यानी 4 से लेकर 24 तक के प्रोविजंस जो होते हैं उनके उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, मतलब सेक्शन 4 से लेकर 24 तक के प्रोविजंस को कवर करते हुए विहित काल के बाद हर संस्थित वाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। मतलब आपको अगर विहित काल दिया रखा है और आपने विहित काल के बाद कोई भी वाद संस्थित किया, कोई भी अपील संस्थित की या कोई भी आवेदन किया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, और क्या होगा इसके अंतर्गत? प्रतिरक्षा के बारे में इसमें बात उठाई जा सकती है, ये बोल रहा है हमको सेक्शन 3। इसका मतलब हो गया भाई डिफेंस के रूप में आपने लिमिटेशन के अंतर्गत बात नहीं उठाई हो, अपना पक्ष नहीं रखा हो। तो जब हम बात करते हैं आगे तो कहता है कि वादपत्र जब हुआ माना जाता है, मतलब वादपत्र जब भी संस्थित हुआ माना जाता है जब वादपत्र को उचित अधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है, मतलब उचित अधिकारी के समक्ष उसको उपस्थित कर दिया गया। और जब अकिंचन के रूप में, अकिंचन कौन होता है? अकिंचन होता है पॉपर। पॉपर के रूप में जब तक वाद लाने के लिए उसके द्वारा आवेदन नहीं किया जाता। मतलब क्या होता है, जब हमारा सेक्शन 13 आएगा तो उसमें बताया गया है कि भाई अकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन किया जाता है। तो जब अकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन किया जाता है तो जब तक ऐसा आवेदन किया जाता है उसकी बात बोल रहा है कि जब वो अकिंचन के रूप में वाद लाता है तब उसका आवेदन वादपत्र हुआ माना जाता है, संस्थित हुआ माना जाता है। और कंपनी के विरुद्ध जब होता है जब दावेदार के द्वारा दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार किया जाता है। ये वाली बात बोल रहा है हमको सेक्शन 3। फिर इसके बाद आता है मुजरा और प्रतिदावे के संबंध में, यानी कि सेट ऑफ के संबंध में और काउंटर क्लेम के संबंध में बोल रहा है क्या होगा कि ये एक अलग से वाद माना जाएगा और ऐसा दावा संस्थित हुआ तब समझा जाएगा, मतलब ऐसे दावे को एक्सेप्ट किया हुआ तब माना जाएगा जब उस तारीख को जिसको वह वाद संस्थित किया गया है उसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है, यानी सेट ऑफ का उसने बात करी है उसके अंतर्गत। फिर प्रतिदावे यानी काउंटर क्लेम के संबंध में क्या होगा? उस तारीख को जिसको न्यायालय में काउंटर क्लेम किया गया है, प्रतिदावा किया गया है, संस्थित किया गया समझा जाएगा। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष किया जाता है। तो ये तो बात हुई थी सेक्शन 3 की। अब हम सेक्शन 4 की तरफ चलेंगे। सेक्शन 4 हमको बोल रहा है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। मतलब विहित काल का जब अवसान कब हो जाएगा? जब न्यायालय बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। इसका मतलब होता है जहां किसी वाद अपील आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है, मतलब जो विहित काल का पीरियड होता है किसी ऐसे दिन खत्म हो रहा है जिस दिन न्यायालय बंद हो, यानी कि कोर्ट बंद हो, तो वाद अपील आवेदन उस दिन किए जा सकेंगे जिस दिन न्यायालय दोबारा खुलेगा। ठीक है, मान लीजिए 31 तारीख को खत्म हो रहा है पीरियड, तो 1 तारीख को इसको विहित काल दोबारा वैसे शुरू होना चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे पीरियड खत्म हो रहा है तो उसके बाद जब होगा, जब दोबारा कर सकेगा विहित काल का अवसान तब होगा। विहित काल का अवसान हो रहा है 31 तारीख को। ठीक है, इस दिन है कोर्ट बंद, तो दूसरे दिन जब ये खुलेगा तो क्या होगा? उस दिन इसका शुरू हो जाएगा विहित काल, मतलब यहाँ से फिर वो आवेदन वगैरह शुरू कर सकेंगे। ठीक है, ये बात बोल रहा है हमको 1 तारीख से वापस शुरू कर सकेंगे, ऐसे बोल रहा है। अब आ रहा है कतिपय दशाओं में विस्तारण, सेक्शन 5 बोल रहा है।
कतिपय दशाओं में विस्तारण का मतलब क्या हो गया, मतलब विहित काल का कतिपय यानी कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड होता है उसका कतिपय दशाओं में विस्तारण किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कब लागू होगा ये लागू होगा वाद के संबंध में। यहाँ पे क्या होता है, अपील और डिक्री के आवेदन को छोड़कर, इनको छोड़कर ये वाद के संबंध में लागू होता है। ठीक है, कोई भी अपील या आवेदन सीपीसी के ऑर्डर 21 के प्रावधानों से भिन्न, यानी कि अपील और आवेदन पर तो ये लागू है, पर सूट और एग्जीक्यूशन की कार्रवाई पर इसको लागू नहीं किया जाएगा। यानी अपील और जो आवेदन होगा विहित काल के बाद ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या जो आवेदक होगा, एप्लीकेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कोर्ट को विश्वास दिला देगा कि उसके पास विहित काल में अपील या आवेदन न करने का पर्याप्त हेतु था। अब पर्याप्त हेतु क्या हो सकता है कि भाई उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति, निर्णय के कारण अपीलार्थी भुलावे में पड़ गया, तो ये बोल रहा है कि भाई ऐसी स्थिति होगी तो उसको विस्तारित किया जा सकेगा अगर उसके पास पर्याप्त हेतु होगा तो। यानी ये देरी माफी की बात कर रहा है बेसिकली। सेक्शन 5 देरी माफी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 6 है वो हमको बात कर रहा है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कि विधिक निर्योग्यता के बारे में। क्या बोल रहा है ये सेक्शन हमको बोल रहा है कि जहां की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक है, उस समय जब से विहित काल की संगणना की जानी है, अप्राप्त में या पागल या जड़ है, वहां उस निर्योग्यता का अंत होने के बाद वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई कोई वादी आवेदन करने वाला जब विहित काल की संगणना करनी हो तो वो अप्राप्त हो गया, विकृचित हो गया, है ना, अजन्मा है या फिर पागल है, तो क्या होगा, जब तक अगर ऐसी योग्यता निर्योग्यता जो होगी समाप्त नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं कर सकेगा, आवेदन नहीं कर सकेगा, और जैसे ही वो निर्योग्यता समाप्त होगी वो आवेदन कर सकेगा। ठीक है, और अगर ये मान लो इसका सेकंड पॉइंट हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये दो दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो गया, एक की जगह उसके पास दो निर्योग्यता हो गई, तो क्या होगा, डिसेबिलिटी हो गई, तो उसको जब दोनों निर्योग्यता समाप्त होगी तब तक वो आवेदन नहीं कर सकेगा, उसके बाद कर सकेगा। अब मान लीजिए जो निर्योग्यता है, उसकी डिसेबिलिटी है, उसकी डेथ तक बनी हुई है, मृत्यु तक बनी हुई है, तो जो उसका विधिक प्रतिनिधि होगा उस विनिर्दिष्ट समय में आवेदन कर सकेगा। फिर वो बोल रहा है कि भाई जो विधिक प्रतिनिधि भी किसी विधिक निर्योग्यता से ग्रस्त हो गया तो उसकी निर्योग्यता समाप्त होने पर आवेदन किया जा सकेगा। मतलब कि विधिक व्यक्ति होगा उसकी जो निर्योग्यता होगी, डिसेबिलिटी जो होगी वो समाप्त होगी, तभी वो आवेदन कर सकेगा। अब बोलता है कि निर्योग्यता के अधीन वह विधिक प्रतिनिधि भी मर जाए तो जो उसका विधिक प्रतिनिधि होगा उसी के भीतर वाद या आवेदन कर सकेगा। मतलब विधिक प्रतिनिधि भी आवेदन कर सकेगा। ये वाली बात लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है। तो ये तो बात हुई हमारे सेक्शन 1 से लेके 6 तक की। अब हम लाएंगे इसके लिए पार्ट 2 में इसके आगे के सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जो है हमारा डी लॉ इंस्टीट्यूट, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो है हमारा डी लॉ इंस्टीट्यूट करके। फिर क्या होगा, उसमें अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम वहां पे आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, और मेजर और माइनर के संबंध में सेक्शन रिकॉल करने के लिए हमने एक बुक लॉन्च कर रखी है, वो है हमारी इंडेक्सोपीडिया। उसका क्या होगा, उससे आप अपने सेक्शंस को रिकॉल कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है।